नमस्कार, आपनू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड में विधायकों और अधिकारियों के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए। मदन कौशिक का आरोप है कि कई विभागों के अधिकारी बुलाने के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंचे। मदन कौशिक ने हरिद्वार कुंभ को लेकर होने वाले कार्यों के संबंध में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारियों को आना था। बैठक में हर विभाग ने कुंभ को लेकर कितना काम किया, इसकी समीक्षा की जानी थी, लेकिन बैठक में सिर्फ शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली पहुंचे, जिससे मंत्री मदन कौशिक का पारा चढ़ गया और वो बैठक छोड़कर चले गए। उन्होंने अधिकारियों की शिकायत मुख्य सचिव से कर दी है। महत्वपूर्ण बैठक थी जो कई काम चल रहे हैं इस समय कुंभ की दृष्टि से, जैसा अंडरग्राउंड बिजली का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड गैस का काम चल रहा है, जैसा कुछ और सीवर का काम चल रहा है, जैसा पेयजल के काम चल रहे हैं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, PWD के काम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी। लेकिन संभवतः क्या सूचना नहीं हो पाई, इसलिए जो सचिव थे वो नहीं आ पाए, इसलिए बैठक को स्थगित किया। किनको रहना था सर? लेकिन सूचना नहीं थी सर, बहुत संबंधित विभागों के एक्शन या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के अधिकारी भेजे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होगा। मैंने बोल दिया बैठक दोबारा बुलाएंगे। आईडीपीएल से एम्स ऋषिकेश के लिए आने वाले मार्ग की बुरी हालत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दलदल बनी सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमबाग विस्थापित के पास जलजमाव से दलदल मार्ग पर धान की रोपाई करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव राजपाल खरोला ने कहा कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में सभी सड़कों के हाल बुरे हैं। आए दिन सड़कों के गड्ढों के कारण हादसे हो रहे हैं। एम्स को जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण मार्ग लंबे समय से खस्ताहाल बना है। लोगों का आवागमन वाली सड़क है और पिछले 7-8 महीने से जब से यहाँ खुदाई हुई है तब से आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सावन का महीना है, रुपाई का अवसर है, मौसम है। हमने हरेला पर्व भी मनाया और इसी केस के विधायक ने भी हरेला पर्व मनाया, लेकिन ये हरेला पर्व हम यहाँ धान की रुपाई करके इन गड्ढों में, इतने बड़े बड़े मैदानों में इसलिए कर रहे हैं कि संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार और इसी केस के विधायक जिस कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं, शायद वो हमारी इस कार्यक्रम से जाग जाए। अभी कांग्रेस जनों का जो कार्यक्रम था, 15 साल से जो ऋषिकेश के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके खिलाफ आज ऋषिकेश की जनता का आक्रोश यहाँ पे इस गुस्से के रूप में फूटा है। और मैं इस ऋषिकेश पुनर्वास क्षेत्र की, आमबाग क्षेत्र की, कृष्णानगर कॉलोनी, आईडीपीएल कॉलोनी की जो जनता है, मैं इनके इस धैर्य को और इनके संयम को मैं नमन के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा संयम है इन लोगों के अंदर, जो आज तक ये इसको बर्दाश्त कैसे कर पा रहे हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा दुखद है, कहना पड़ रहा है कि पिछले 4-5 साल से इस रोड का इतना बुरा हाल है, यही बुरा हाल है। रोज हमारे बच्चे कभी कीचड़ में गिर जाते हैं, स्कूटी से कई एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ना स्थानीय विधायक किसी तरह का यहाँ पर कोई संज्ञान में मामला लेने के लिए तैयार। उत्तरकाशी में पेट्रोल डीजल महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर बिना अनुमति प्रदर्शन करना कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। दरअसल पुलिस ने शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 के मजिस्ट्रेट की तहरीर पर नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत 150 कांग्रेसियों के खिलाफ कोरोना वायरस को फैलाने के आरोप में आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, कांग्रेसियों ने पूरे बाजार समेत जिला मुख्यालय तक रैली निकाली थी। रैली और सभा के दौरान सामाजिक दूरी का कोई अनुपालन नहीं किया गया। वहीं उत्तराखंड में मास्क न पहनना यहां की जनता को महंगा पड़ गया है। दरअसल डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि 1 लाख लोगों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए 8 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। प्रदेश में अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर, मास्क न पहनने पर, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई की गई।
मास्क नहीं पहनने वालों का जो उत्तराखंड में कार्रवाई हुई है उसका आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। 1,05,544 लोगों पे 21/7 तक इसमें लॉकडाउन मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई हो चुकी है। और आपको पता है कुछ दिन पहले इसमें जुर्माना लगा के कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने 1 करोड़ से अधिक की जो है इसमें जुर्माना लगाया जाता है। कुल जुर्माना 8 करोड़ 28 लाख है, किंतु जो नया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो लॉकडाउन के उल्लंघन में मास्क नहीं पहनने में, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने में, सिर्फ उस पर जुर्माना 1 करोड़ की संख्या पार कर गया। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब उत्तराखंड को किसी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रही है। राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए पंवार ने कहा कि सरकार जनता के हित में फैसले ले, सेवानिवृत्त अधिकारियों और अपने चहेते अधिकारियों को गलत ढंग से नियुक्त करना तत्काल बंद करे। जो है ऐसे व्यक्ति को की नियुक्ति का बिल्कुल विरोध करता है और ऐसे अभियंता यहाँ पर चीफ इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने सेवाएं दी है वो उनके बीच में जो भी लोग हैं जो योग्य हैं इन्हीं में से जो है उस पद पे सरकार बैठाए। अन्यथा उत्तराखंड का दल जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं जो सुरेंद्र बब्बर नाम का एमडी यहाँ पर सरकार लाने की कोशिश करे, हम उसका विरोध करेंगे और हम वहाँ चिट्ठी भी डालेंगे कि इस पर कृपया सोच समझ करके बैठे। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए उक्रांत जिम्मेदार नहीं होगा। हम भ्रष्ट अधिकारी को किसी कीमत पे, चाहे वो पिटबुल का मामला हो ऊर्जा निगम का, चाहे वो किसी भी निगम का मामला, हम किसी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। और भ्रष्टाचारियों का हम एक अभियान चला रहे हैं कि उनका काला मुंह हम क्यों ना काला मुंह करें। हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है कि जो भ्रष्टाचारी दिखता है कहीं पे भी उसको आप काला मुंह करें, वो बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि कोर्ट से वो बचते आए हैं, सरकार उनको पनिशमेंट देती नहीं है। तो अब हमारे पास एक आखिरी रास्ता बचा है कि उसका काला मुंह करे जनता, हम उसको सजा दें। हम किसी कीमत पे, चाहे वो कोई भी विभाग हो, कोई भी निगम हो, अगर भ्रष्टाचार में कोई लिप्त है, बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, और उसके पीछे संरक्षण देने वाला अगर कोई नेता है, एमएलए है, तो उसका भी हम काला मुंह करेंगे। यही सजा उत्तराखंड की जनता उनको देगी, ये हम कहना चाहते हैं। लालकुआं क्षेत्र में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 और लालकुआं कोतवाली परिसर को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद आज वार्ड नंबर 2 और तल्ली बच्ची धर्मा को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। आपको बता दें प्रशासन ने अभी तक स्कूल के यहां के कुल 5 क्षेत्रों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया है। आज 2 नए जोन बनने के बाद उप जिला अधिकारी विवेक राय ने बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन का व्यक्ति अगर मार्केट में दुकान खोलते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 कंटेनमेंट जोन हैं तहसील लालकुआं में। जैसा कि आप जान रहे हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हमारा आवासीय परिसर कोतवाली का, और सरकुलिया, किशनपुर सरकुलिया, और साथ ही साथ जो है बच्ची धर्मा। तो इन सब जगहों पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि लोग अपने को घरों में रखें, एकांत में रहें, लोग पब्लिक प्लेस पे न जाएं, अति आवश्यक हो तभी जाएं, जाना है तो उसके लिए समुचित अधिकारी से अनुमति ले करके जाएं, और आवागमन रोकेंगे जब तो कांटेक्ट लोगों का संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा और हम जो है इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई लक्षण है तो उसको अवगत कराएं, हमारी स्वास्थ्य की टीम आएगी, उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, वो आपका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। यदि पाया जाएगा कि कोई भी उस क्षेत्र में ज्वर, खांसी और सांस की समस्या से पीड़ित नहीं है तो इस कंटेनमेंट जोन को फिर खोल दिया जाएगा। दुकानदारों को यह निर्देशित किया गया है कि अगर उनके दूसरे वार्ड में दुकान है तो उसी वार्ड में अब निवास करें जब तक यहाँ कंटेनमेंट है, आवागमन उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा।
पंचतत्व में विलीन हुए शहीद देव बहादुर सिंह की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शहीद देव बहादुर सिंह का उनके पैतृक गांव गोरी कला में अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय जनता ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शहीद के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने की बात कही है। आपको बता दें, 4 दिन पहले भारतीय सेना के जवान देव बहादुर लद्दाख सीमा पर शहीद हो गए थे। शहीद देव बहादुर की अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, किच्छा विधायक राजेश शुक्ला और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ मौजूद रहे। टिहरी जिले का सीमांत गांव बिंसवाड़, जो कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है, इस गांव में करीब 1000 की आबादी है, लेकिन गांव में मोबाइल टावर न होने की वजह से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरसों से इस क्षेत्र में यह समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया और आंदोलन किया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नेटवर्क न होने के कारण लोगों को फोन करने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि आजकल विद्यालय बंद है और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क ना होने के कारण इस गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमें 50 साल से या 70 साल से आज तक हमें टावर की सुविधा नहीं हुई। सरकार बहुत बड़ा लंबा वायदा कर रही है कि दूरस्थ गांव को, पहाड़ को प्लेन ना हो। प्लेन को कहाँ से रोका जाए जब तक दूरस्थ जैसे पिंसवाड़ जैसे ग्राम पंचायत, बनाली, उरनी ऐसे ऐसे ग्राम पंचायत हैं जो दूरस्थ गांव हैं। दूरस्थ गांव में आज तक टावर, मोबाइल टावर की कोई व्यवस्था न होने पर हमें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। हमें सरकारी सुविधा से बहुत वंचित है। आजकल जैसा महामारी आने के कारण से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारे बच्चे अंधकार में हैं, हम लोग अंधकार में हैं। हमारे माँ बहन बच्चे सब लोग कभी जैसे लोग आजकल 108 की सेवा लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो जीरो है। हमारे पास कोई फ़ोन की न होने के कारण से, टावर न होने के कारण से, हम लोगों को दूर संचार न होने के कारण से हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। 50 साल 70 साल आज़ाद हो गए। उत्तराखंड 2005-4 में बने 17-18 साल उत्तराखंड हो गए, लेकिन पिंसवाड़ जैसा गांव के लिए, पिंसवाड़ जैसे ग्राम पंचायतों के लिए आज तक कोई सुविधा नहीं है। हमने कई बार इस चीज़ के हल्ला उठाया है, मुख्यमंत्री को लिखा है, संसद को लिखा है, डीएम साहब को कई बार चिट्ठी दे दिया है, भूख हड़ताल की है हम लोगों ने, लेकिन हमारी सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। वैसा हमारे यहाँ जो टावर की सबसे बड़ी समस्या है। कई बार हमने जो शासन प्रशासन से मांग भी की है, जिससे जो जनता को मतलब कई परेशानी करनी पड़ती है। 12-13 किलोमीटर जो जंगल की ओर जाना पड़ता है, कहीं धार के ऊपर, जहाँ से मतलब कई जो जानवर का खतरा बना रहता है। और आजकल ये कोरोना महामारी जैसे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है, तो हमारे मतलब ये लोग हो गया आप अंधकार में पूरे। तो जब मोबाइल कैसे सुन लेते हैं आप? मोबाइल तो अभी 10-12 किलोमीटर जो दूर आना पड़ता है, उसके बाद जो देखना कि मोबाइल पे क्या है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मसूरी में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष OP उनियाल की ओर से मसूरी नगरपालिका के कार्यों पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके लिए SDM मसूरी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया, जिसमें पिक्चर पैलेस की पार्किंग समेत 9 कार्यों को शामिल किया गया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। SDM मसूरी ने बताया कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच
शुरू कर दी गई है। जो हमने जांच मांगी थी वो थी पिक्चर पैलेस पार्किंग की, जिसमें क्योंकि हमारे टाइम पे भी इसमें काफ़ी ये रहा कि साहब होटल बन रहा है, ये हो रहा है, काफ़ी आरोप हम पे लगे। तो इसी तरीके से जो इस समय जो बन रहा था, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें जो आम लोगों का कहना था साहब कि ये वो पर्पज़ सोल्व नहीं कर रहा है जिस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें कई फ्लैट्स भी बनाए जा रहे हैं नीचे, उनको भी किसी तरीके से किसको आवंटन होगा ये पता नहीं है। तो इसमें हमने सरकार से जांच की मांग की कि इसको जांच करें कि ये कैसे हुआ, इसमें जो पूर्व में जो पेमेंट हो चुकी है क्या वो पेमेंट दोबारा हुई, क्योंकि जो ठेकेदार जिसने पूर्व में काम किया है उसको पेमेंट नहीं मिला था। तो ये भी उसका देखने का एक उसमें वो था। फिर ये है कि कितने वो पार्किंग बन रही है, कितनी जगह पे बन रही है। पहले ऑब्जेक्शन था कि साहब किसी और की है, इसमें गलत तरीके से टेंडर लगा है। तो इसमें एक तो जांच वो थी, दूसरा एक झूला घर पे जो चल रहा था जो तोड़ दी थी जगह, वो क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा थी तो उसमें तो स्वतः ही समाप्त हो गया कि उसमें वहाँ पर एक फ्लैग लगना है। श्री O.P. उनियाल जी, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे मसूरी के, उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है और वो मेरे पास जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जांच के लिए आया। और उसमें जो है आज की तिथि मेरे साथ जो है नगर पालिका के ई साथ में रखे गए थे, क्योंकि स्पॉट वेरिफिकेशन करना था हमें। साथ ही जो है मेरे साथ PWD के भी थे ई साहब। तो हम लोगों ने जो है इनके 12 काम उसमें दर्शाए गए थे कि जो 12 कामों की साइट थी, तो उसमें से 9 काम तो इनके स्टार्ट हुए ही नहीं है अभी, 3 काम स्टार्ट हुए ही नहीं है। 9 कामों का हमने जो है स्पॉट वेरिफिकेशन किया। जैसे उसमें से एक सबसे मुख्य जो है वो मैसेनिक लॉज में पार्किंग का काम था। वो 1 करोड़ 47 लाख का वर्क है वो। तो उसकी जांच की गई। उसमें इन लोगों जो स्पॉट पे पाए गए वो 4 स्लैब इन लोगों के द्वारा डाले गए और वो बीम के रूप में खड़ा किया गया है। ये बताया गया कि केवल ऊपर वाले तल पर जो है पार्किंग होगी और नीचे वो एक कमरों के शेप में स्ट्रक्चर है। उसकी डिटेल अब जो है जो इन लोगों ने एस्टिमेट बनाया होगा उसके साथ उसका मैच किया जाएगा स्पॉट वेरिफिकेशन का, फिर उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। कोरोना काल में शराब माफियाओं की भी चांदी कट रही है। जहां एक और कोरोना के चलते प्रदेश में सरकार के आदेश हैं कि रात 8 बजे के बाद कोई शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा, तो वहीं रुड़की के लढौरा में शराब का ठेका रात को 9 बजे तक खोला जा रहा है। तो साथ ही शराब की दुकान के शटर बंद कर नीचे से शराब बेची जा रही है और ओवररेट भी ग्राहकों से वसूली जा रही है। लंढौरा के स्थानीय लोगों के मुताबिक अंग्रेजी शराब के ठेके के सेल्समैन की ओर से प्रिंट रेट से ज्यादा दाम प्रत्येक ग्राहक से वसूले जा रहे हैं, जिससे शराब माफियाओं की मनमानी सामने आ रही है। चंपावत में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए छापेमार अभियान चलाया, जिसके तहत आज चंपावत जिला मुख्यालय में 2 क्लिनिक को सील किया गया। चंपावत मुख्य बाजार में चौहान क्लिनिक के निरीक्षण में पाया गया कि यहां बिना लाइसेंस के मरीजों का इलाज हो रहा है और पिछले 3 महीने से डॉक्टर नहीं है। एक चतुर्थ कर्मचारी मरीजों को देखकर इलाज कर रहा था। तो वहीं गोपाल दिनकर क्लिनिक में होलसेल दवाओं के लाइसेंस की आड़ में उपचार के साथ ड्रेसिंग भी की जा रही थी। यहां दोनों क्लिनिक्स में कोविड-19 के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। चिकित्सा उपकरणों को सैनिटाइज नहीं किया गया था और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसके संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इसमें जो भी कोएक्स डॉक्टर हैं जो अनऑथराइज रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके वजह से कई मरीजों का कॉम्प्लिकेशन। दूसरी वजह है कि कोरोना का ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो गए। इसके तहत आज कार्रवाई की गई है और यहाँ पे 2 कोएक्स डॉक्टरों का क्लिनिक जो है ये सील की। चंपावत नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट गैस सर्विस के क्षतिग्रस्त दीवार उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए मुसीबत बनी है।
बरसात का मौसम होने के कारण दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उपभोक्ताओं और विभागीय कर्मचारियों ने क्षेत्रीय नेताओं, जिला प्रशासन और एनएच से जल्द दीवार को दोबारा बनाने के लिए गुहार लगाई है। कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये दीवार है एनएच की रोड होने के कारण ये दीवार क्षतिग्रस्त होने के कगार में है, जो जर्जर हालत में है। बरसात के मौसम होने के कारण जो है इसमें ये पानी पी करके दीवार गिरने की किस समय भी गिर सकती है। और हमारे यहाँ पर ये गली में जो है ये उपभोक्ता गैस लेने हेतु खड़े रहते हैं, कभी भी मतलब इसमें भारी से भारी दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में मेरा जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता हुई थी। जनप्रतिनिधियों का कहना यह है कि हम एनएच में फ़ोन से संपर्क करके उनको भेजेंगे, जल्द से जल्द ये दीवार बने। हाइपरटेंशन और हाइपोथायरायडिज्म बीमारी से जूझ रही कोविड पॉजिटिव एक महिला की एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। आपको बता दें, शिवाजी नगर ऋषिकेश की रहने वाली महिला को 18 जुलाई को एम्स में भर्ती किया गया था। महिला पिछले कई वर्षों से हाइपोथायरायडिज्म बीमारी से पीड़ित थी। भर्ती करते समय महिला को खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। कोविड-19 का सैंपल लेकर महिला की नाजुक हालत को देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। जिंदगी और मौत के बीच लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। कल एम्स ऋषिकेश में एक 47 वर्षीय महिला जो कि शिवाजी नगर ऋषिकेश की रहने वाली थी, इनकी मृत्यु हुई है। ये महिला हमारे अस्पताल में 18 जुलाई को भर्ती हुई थी। जब ये हमारे पास भर्ती हुई थी तो इनको सिम्टम्स थे खांसी के, बुखार के और सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ के। महिला को पिछले 5 वर्षों से हाइपरटेंशन भी था और पिछले 15 वर्षों से हाइपोथायरायडिज्म भी था, जिसकी वो इरेगुलर दवाइयाँ ले रही थी। जब ये हमारे पास भर्ती हुई तो इनका कोविड टेस्ट भी कराया गया, जिसमें कि ये पॉजिटिव पाई गई। इनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे 2 दिन तक रखा गया, लेकिन स्थिति में सुधार न हो पाने के कारण इनको हमने वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर पे भी इनकी स्थिति में गिरावट आती रही और सारे प्रयासों के बावजूद ये 21 जुलाई को शाम 4:30 बजे इनका देहांत हो गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सितारगंज में एएसपी ने दौरा किया। आपको बता दें, सितारगंज से 6 आशा कार्यकर्ता कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। एएसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि जिस तरह से कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए प्रशासन और जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने गलियों को भी सील कर दिया है ताकि कोई और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव ना हो सके। थाना क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पर ये 6 आशा कार्यकर्तियाँ जो कोरोना पॉजिटिव आई थी, उनको तो हमारे द्वारा जो कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया था। जो 4 कंटेनमेंट जोन है वो बनाए गए। साथ साथ हमारा मेन फोकस है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का और उनका सैंपलिंग का। जितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थे मैक्सिमम 172 से अधिक है, इनके कॉन्टैक्ट हमने ट्रेस कर लिया है और साथ साथ उनके सैंपलिंग भी करा ली गई और उनके सैंपल का रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छा है। जहां कुछ लोगों के लिए बरसात वरदान बनकर आती है, तो वहीं कुछ लोगों के सामने ये बरसात आफत की बरसात बन जाती है। एक ऐसा ही मामला रुड़की विधानसभा और नारसन ब्लॉक के गांव बिजहोली से सामने आया, जहां एक ही बारिश में गांव का मुख्य मार्ग तालाब बन गया, जिससे गुजरने वाले कई ग्रामीण चोटिल हो चुके हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से लाख गुहार लगाने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। आखिरकार तंग आकर अब ग्रामीणों ने विरोध प्रकट करते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रीय विधायक का घेराव किया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को इस संबंध में जानकारी दी, तो उनके आदेश पर अपर तहसीलदार भी भरे हुए पानी के बीच से ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए मौके पर पहुंचे। हाँ, मेरे द्वारा यहाँ पे आकर के मैंने देखा है कि रोड में पानी भरा हुआ है रास्ते में। ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ग्रामवासियों को भी बता रहा हूँ कि भाई जब सहयोग आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपको ही इस बारे में देखना था कि अब जब बारिश शुरू हुई तभी आपको याद आ रही। इससे पहले आपको देखना चाहिए था कि ये यहाँ पानी भरता है, इसका क्या उपाय हो कि ये पानी निकले। अब यहाँ पे जो है देखा मैंने तो गंदगी बहुत है। एक तो नालियाँ पूरी बंद पड़ी हैं और आगे तालाब के पास सारे जो है गोबर वगैरह डाल रखा है, लोगों ने कूड़ा करके डाल रखा है। तो इसकी सफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रधान भी नहीं है,
मैं प्रधान को पूछना चाह रहा था कि भाई ये क्यों नहीं हो रही, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। अब ब्लॉक से मैंने वीडियो साहब को, उनके जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनको बुला दिया है, उनसे बात करके फिर वीडियो साहब से बात करूँगा कि क्यों नहीं हुई सफाई। तो सर कब तक समस्या का समाधान हो सकता है? समस्या का समाधान तो ये तभी होगा जब ब्लॉक वाले यहाँ पे आएंगे, या मैं यहाँ से जाके मैडम से बात करूँगा, ज्वाइंट मैम, वो फ़ोन करके बुलाएंगे उनको, वीडियो को, और ये तत्काल इसका सफाई वगैरह शुरू करवाते हैं। ये ग्राम बिजोली है, विधानसभा रुड़की में पड़ता है। ये वही गांव है जहां से प्रथम बार यहाँ से विधायक प्रदीप बत्रा जी यहीं से जीत कर निकले थे। ये आपको पता होगा, सब पत्रकारों को पता है, पूरी रुड़की को, पूरे एरिया को पता है। लेकिन विधायक जी जब से बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने इस गांव की तरफ देखा तक नहीं, और ऐसा समझ लिया जैसे ये कोई नक्शे में ही ना हो। ना यहाँ पर कभी उनकी एंट्री हुई, ना यहाँ पर कोई उनका एक भी बोर्ड आप लगा दिखा दो किसी कार्य में, तो उनके हम पैर धोकर पी लेंगे। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सलाहुद्दीन खान और एसओजी टीम प्रभारी कमल हसन के नेतृत्व में सरकड़ा चौकी के पास 2 अफीम तस्करों को 1-1 किलो अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, दोनों ही तस्कर उत्तर प्रदेश में बरेली के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। एसओजी प्रभारी श्री कमाल हसन और स्वयं मेरे नेतृत्व में और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कल चेकिंग कर रहे थे। हम सरकड़ा क्षेत्र में एक रोड पर ही, अमरिया रोड पर, तो कल करीब 2:30-3 बजे के करीब 2 अफीम तस्कर, जिनके पास से 1-1 किलो अफीम अवैध बरामद हुई है। एक का नाम आसफ खां है और एक का दूसरा है इरफान खां और आसफ खां। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। दोनों से 1-1 किलो अफीम अवैध जो है बरामद हुई है। दोनों खिलाफ कल एनडीपीएस में मुकदमा कायम किया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है, जिनका राष्ट्रीय कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल है CC 100। वहीं ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर एक डंपर की चपेट में आकर स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से एम्स भेजा गया। तो वहीं डंपर के चालक को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि डंपर श्यामपुर की ओर जबकि स्कूटी विपरीत दिशा से आ रही थी। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। युवक की मौत से परिजनों में जहां कोहराम मच गया है, तो वहीं आरोपी के खिलाफ परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।